स्वागत है आप सभी लोगों का वेदांत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां कंटिन्यूअस अपन साइंस एंड टेक में सबसे पहला चैप्टर जो प्रीलिम्स का है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उस पर बात कर रहे थे। सेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, नो डाउट वो काफ़ी नोन चैप्टर है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की, तो नो डाउट न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रमोट करने के लिए हमेशा ही बातें बोली गई हैं, चाहे आयोग की ओर से, चाहे डिपार्टमेंट की ओर से। तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या दरअसल में न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसा कि आपने कभी न कभी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा एपरेटस है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम यूरेनियम जो सबसे बेहतर क्वालिटी का है 92 यूरेनियम 235 लेते हैं। अगर ये नहीं मिल पाता है तो फिर हम लेते हैं 92 यूरेनियम 238। लेकिन याद रखिएगा 92 यूरेनियम 238 जो है वो उतना अच्छा विखंडनीय पदार्थ नहीं है जितना अच्छा विखंडनीय पदार्थ है 92 यूरेनियम 235। तो हमेशा हम यही चाहेंगे कि कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसके लिए हम यूरेनियम 235 लेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 0.1% ही यूरेनियम 235 कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। मतलब और देशों में जो यूरेनियम हमको मिलता है, नो डाउट वो कौन सा है? यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 अकेले विखंडनीय पदार्थ नहीं है या उतना अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हमको इसके साथ में यूरेनियम के साथ 238 के साथ प्लूटोनियम 239 डालना पड़ता है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चीज न्यूट्रॉन के जरिए हिट होकर एनर्जी देती है वही चीज कहलाती है फ्यूल। तो कभी भी जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमेशा आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है ये है फ्यूल, याद रखिएगा हमेशा। तो फ्यूल के रूप में हम क्या लेते हैं? यूरेनियम। क्या लेते हैं? प्लूटोनियम। लेकिन वर्तमान समय में भारत अणु शक्ति के क्षेत्र में या मॉलिक्यूलर रिसर्च में कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। और यदि हम बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा ये चीज कि केरल में एक सैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मोनोजाइट सैंड। तो मोनोजाइट सैंड या मोनोजाइट रेत जो है, इसी से हम कौन सा सब्सटेंस निकालते हैं? थोरियम। और इसी को हम, अगर यूरेनियम ना हो, प्लूटोनियम ना हो, तो एज अ फ्यूल के रूप में हम इसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया में एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें थोरियम का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, निश्चित रूप में वो है कामिनी, IGCAR इंस्टीट्यूट में ये है। अब उसके बाद जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल को हमको क्या करना होता है? हिट कराना होता है या ब्रेक कराना होता है। तो इसके लिए हमको एटम का एक पार्टिकल चाहिए है। तो यदि मान लीजिए मैंने ये एटम का इमेज बनाया है, तो एटम में निश्चित रूप में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन। तो एटम 3 पार्ट से मिलकर बना है। अब आप खुद अच्छे से देख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कराते हैं या नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया कराते हैं, तो आप जरा जल्दी से खुद मेरे को बताइए कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं यूरेनियम को, प्लूटोनियम को या थोरियम को हिट कराने के लिए? क्या इलेक्ट्रॉन लेते हैं? जी नहीं। क्या प्रोटॉन लेते हैं? जी नहीं। जिस एटॉमिक पार्टिकल का वेट सबसे ज्यादा होता है उसी की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के जरिए ही ईंधन को क्या कराया जाता है? ब्रेक कराया जाता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद कभी भी अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया यदि पूरी तरह से हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दे दी है और हमको इस रिएक्शन को फाइनली एंड करना है, तो क्या यूज करते हैं? तो आपने ये 2 चीजें हमेशा सुनी होंगी। एक सुना होगा आपने मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब होता है मंदक।
मंदक का मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है, यदि उसको हमको स्लो डाउन कराना है, उसको हमको मंद कराना है, तो नो डाउट हम किसका यूज करते हैं? मॉडरेटर का यूज करते हैं। मतलब जो मॉडरेटर होते हैं, याद रखिएगा, ये न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो कर देते हैं। और अगर न्यूट्रॉनों की स्पीड यदि क्या हो जाएगी बेटा जी? स्लो हो जाएगी, तो निश्चित रूप में जो फ्यूल हम ले रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से मॉडरेटर के रूप में, या मॉडरेटर का मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो करना। याद रखिएगा। अब प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर या मंदक के रूप में सबसे बेहतर यूज किया जाने वाला जो मॉडरेटर या मंदक है वो कौन है? तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, D2O, मतलब हैवी वाटर। तो हैवी वाटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारी जल, इसी को हम कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो हैं, इनके खोजकर्ता का नाम है यूरे एवं वासवर्न। तो यूरे एवं वासवर्न नामक दो साइंटिस्टों ने ही दरअसल में हैवी वाटर की डिस्कवरी करी थी, जिसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लेते हैं जो हैवी हाइड्रोजन कहलाता है। जी हाँ, ड्यूटीरियम, याद रखिएगा। अब इसके बाद यदि हम बात करें आज के समय की, तो क्या आज के समय पे भी हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड ही लेते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनेगा। आज के समय पे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O को रिप्लेस किया गया है इस चीज के जरिए, जो कि कार्बन का क्या है? याद रखिएगा, एक अपर रूप है। अपर रूप का मतलब एलोट्रॉप। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। और ग्रेफाइट चूर्ण के रूप में यदि हो तो वो न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो कर सकता है। मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है उसको स्लो डाउन कर सकता है। अब सबसे खतरनाक चीज, ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग हम वर्तमान समय में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। और ग्रेफाइट बनता किससे है, या ग्रेफाइट के अंदर होगा क्या? तो अधातु, मतलब नॉन मेटल कार्बन ही होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एज अ मॉडरेटर के रूप में या मंदक के रूप में हम वर्तमान में किसका उपयोग करते हैं, और ग्रेफाइट पाउडर ना हो, तो याद रखिएगा आपने कार्बन चूर्ण या कार्बन पाउडर को फिर टिक करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर ने पर्याप्त उतनी इलेक्ट्रिसिटी बना दी जितनी हमें चाहिए थी। नो डाउट रिएक्शन हमको समाप्त करनी होगी, न्यूक्लियर रिएक्टर की क्रियाविधि को स्टॉप करना होगा। ऐसी कंडीशंस में जब न्यूक्लियर रिएक्टर की क्रियाविधि को हमको स्टॉप करना है, याद रखिएगा हम क्या करते हैं? कंट्रोलर रॉड यूज करते हैं। तो कंट्रोलर रॉड क्या की जाती हैं? जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, जब पूरी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी तो अंत में कंट्रोलर रॉड को इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं जो ईंधन को ब्रेक कर रहे होते हैं, उन न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेता है दरअसल में कौन? कंट्रोलर रॉड। और इस तरह से जैसे ही सारे न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएंगे, निश्चित रूप में कौन सी अभिक्रिया फाइनली क्लोज हो जाएगी, या कौन सी अभिक्रिया रुक जाएगी? नाभिकीय विखंडन। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को स्लो डाउन कराना है तो मॉडरेटर यूज करते हैं, और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कंप्लीटली एंड कराना है तो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोलर रॉड। अब यहाँ प्रीलिम्स में फिर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोलर रॉड के रूप में हम किन छड़ों का इस्तेमाल करते हैं? ये तो हर किसी को पता है कि कैडमियम की रॉड यूज करते हैं, बोरॉन की रॉड यूज करते हैं। लेकिन आप ये डिफरेंस समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कि कैडमियम जो है ये मेटल की रॉड है, मतलब धातु की छड़ है, जबकि जो बोरॉन है वो दरअसल में उपधातु है। तो आजकल प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड के रूप में किस सब मेटालिक रॉड को हम यूज करते हैं? तो याद रखिएगा कौन सी है वो? बोरॉन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उपधातुएं आपके पीरियोडिक टेबल में कितनी हैं, याद रखिएगा 7 हैं दरअसल में उपधातु का नंबर आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें से एक बोरॉन है। लेकिन अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि आज के समय पे कंट्रोलर रॉड के रूप में यदि हम कैडमियम यूज ना करना चाहें, यदि हम बोरॉन यूज ना करना चाहें, तो कौन सा बेहतर एलिमेंट है जिसका उपयोग करके हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को एंड कर देंगे? तो याद रखिएगा
अब हम जर्मेनियम रॉड यूज करते हैं। तो जर्मेनियम की जो रॉड होती है इसी को हम यूज करते हैं कंट्रोलर रॉड के रूप में एट अ करंट टाइम पे। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर करता क्या है, अब मैं जल्दी से आपको बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या बेटा जी, कि जो फ्यूल होता है, अच्छे से देख लीजिए, फ्यूल मतलब यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ये इसमें से हमने मान लीजिए थोरियम को ले लिया, ठीक है, न्यूट्रॉन को डाला। न्यूट्रॉन किसको बेधना स्टार्ट करेगा, थोरियम के एटम को। थोरियम के एटम में न्यूक्लियस को दरअसल में जब पेनेट्रेट करेगा कौन, न्यूट्रॉन, तो एनर्जी निकलेगी। कौन सी एनर्जी होगी, जो थोरियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करके निकल रही है, नो डाउट न्यूक्लियर एनर्जी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, आप लोग यहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो थोरियम से जनरेट हुई है, इसकी हेल्प से हम पानी को गर्म करेंगे, और इसकी हेल्प से पानी गर्म होगा तो बनेगी वेपर, और फिर उस वेपर की हेल्प से, अच्छे से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम निश्चित रूप में किसको घुमाते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट हुई है उससे पानी को गर्म करके, पानी को गर्म करने के बाद जो वेपर बनेगी, जो स्टीम बनेगी, याद रखिएगा, उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं। और जैसे ही टरबाइन घूमेगा मतलब हमारा जनरेटर चल पड़ेगा, और जनरेटर चल पड़ेगा इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है। अब सबसे कमाल की बात, दुनिया का सबसे पहला देश जिसने अपनी 75% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के जरिए अडॉप्ट की, वो याद रखिएगा, वो है रशिया। सही है क्या? बिल्कुल जी हाँ। और रशिया, और सेकंड नंबर पर आते हैं फ्रांस। तो ये दो ऐसे देश हैं जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसको यूज करते हैं, कोयले को यूज ना करके, हाइड्रल प्रोजेक्ट को यूज ना करके, वो एटॉमिक एनर्जी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी बीच में आपको एक सबसे काम की बात ये बता दूं, दुनिया का सबसे पहला देश स्वीडन है जिसने पूरी तरह से परमाणु मुक्त देश बनने का निर्णय लिया था 2010 में। क्योंकि एटम बम की विभीषिका से क्या होता है पूरी दुनिया देख चुकी है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। नो डाउट न्यूक्लियर रिएक्टर के उपयोग से आपने शायद सुना होगा कि फुकुशिमा दाइची घटना हुई थी सन 2011 में, और साल 1986 में चेरनोबिल आपदा घटी थी, जिस वजह से स्वीडन ने 2010 में पूरी दुनिया के सामने यह डिक्लेरेशन किया कि हम नहीं बनना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर। मतलब 2010 में पूर्णतया अपने आप को न्यूक्लियर पावर न घोषित करने वाला देश है स्वीडन। तो ये कुछ सिंपल से फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या काम करती है, मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, एक बार मैं फिर से आपको जरा जल्दी से बता दूं कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब, इन दोनों को ही कहते हैं हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले बढ़ावा देने के लिए जो इंस्टीट्यूट काम किया, नो डाउट आप उसे जानते हैं, TIFR। लेकिन TIFR ने अपना काम 45 से करना स्टार्ट किया, नो डाउट, लेकिन आज़ादी वाला सीक्वेंस थोड़ा सा करीब आने लगा, जिस वजह से इसकी फंक्शनिंग कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाती है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी TIFR के कंधों से हटाकर जिसके कंधों पर डाल दी वो था BARC, और TIFR को शिफ्ट कर दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में। यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है कि अब TIFR का काम न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाना है, लेकिन एजुकेशन के तरीके से। अब ये क्या है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी तो जिनके बारे में मेन हमको आपको पढ़ना है या मेन मुझे जो समझाना है वो है, याद रखिएगा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, मतलब इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अब पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि जो बार्क है वो कहां पर है बेटा जी, तो बार्क जो है इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। जबकि यदि मैं बात करूं आईजीसीआर, तो आईजीसीआर कहां पर है? तो याद रखिएगा आईजीसीआर है तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो इतना सिंपल सी ये चीज आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का जो कलपक्कम है वहां पर दरअसल में आईजीसीआर है। अब शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। अगर मैं बात करूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और वर्तमान समय में, जैसा कि आज हम जी रहे हैं जिस चरण को, तो इस समय पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं? नो डाउट बहुत से इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन आज भी जो दो मेजर इंस्टीट्यूट हैं जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दरअसल में लीड कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम आईजीसीआर के नाम से जानते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट या ये दोनों के दोनों जो संस्थाएं हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आज के समय पर प्रमोट कर रही हैं। स्टार्टिंग में इस टेक्नोलॉजी को किसने प्रमोट किया? टीआईएफआर ने। याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज और सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु जिसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपसे यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता और मेंस में यदि क्वेश्चन नहीं आता तो इंटरव्यू में ये पेटेंट क्वेश्चन है या फिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मतलब बार्क और आईजीसीआर में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आप जो बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे वो ये है कि जब कभी भी कोई बाहर का देश जैसे यूएसए, जैसे ब्रिटेन, यदि ये सहर्ष इच्छा रखे कि इंडिया में हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देने में निश्चित रूप में इंडिया का साथ थामना चाहता है, और इस तरह से ये चीजें तकनीकी हस्तांतरण को भी बढ़ावा देती हैं। एक देश के दूसरे देश से रिलेशन बेहतर तरीके से बिल्डअप होते हैं। तो इसी प्रक्रिया में कोई भी फॉरेन कंट्री, न केवल यूएसए और ब्रिटेन, कोई भी फॉरेन कंट्री, कनाडा, जर्मनी, जापान, यदि इंडिया में आकर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट करेंगे, निश्चित रूप में एटम बम बनाने में वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में जो हमारी हेल्प करेंगे, तो हिंदुस्तान में जब ये फॉरेन कंपनीज आएंगी या फॉरेन जो कंट्रीज हैं यदि वो आएंगी, तो यहाँ पर कौन सी वो हेड इंस्टीट्यूशन है जो इनका आगे बढ़कर वेलकम करेगी? जी हाँ, बार्क। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? अप्सरा के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए अप्सरा को बनाने में ब्रिटेन का रोल था। मतलब ब्रिटेन ने अप्सरा को बनवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कहा, और जब ब्रिटेन के लोग हिंदुस्तान आए होंगे तो निश्चित रूप में आगे बढ़ के कौन से हेड इंस्टीट्यूट ने इनके साथ मिलकर अप्सरा को स्टेबल कराया होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसे हम बार्क कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने शायद सुना होगा तारापुर परमाणु बिजली घर। तो तारापुर परमाणु बिजली घर जो महाराष्ट्र मुंबई में है, याद रखिएगा, इसको बनाने में भी यूएसए ने इंडिया की हेल्प की है। तो जब यूएसए के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंडिया आए होंगे तो जरा जल्दी से बताइए कौन से हेड ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी अगुवाई की होगी या कौन से हेड ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिली होगी और नो डाउट इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाई होगी? नो डाउट बार्क। तो कोई भी फॉरेन कंट्री यदि इंडिया में आके न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहती है तो उसे सबसे पहले बार्क से मिलना होगा, या बार्क ही दरअसल में उनको आगे का रास्ता दिखाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला में, ये आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि करंट में कुछ समय में ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, क्योंकि मंडला के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं में जो रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि यदि यहां न्यूक्लियर रिएक्टर लग जाएगा, कहां पर लग जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर? बिल्कुल सही कहा आपने, मंडला में एक जगह है या पास में एक जगह है चुटका। तो यदि यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लग जाएगा तो उससे दिक्कत परेशानी क्या होगी, ये एक अलग मैटर है, कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंडला के चुटका में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है, इसी तरह से इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं पर भी यदि हमको न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है तो क्या वो हेड इंस्टीट्यूशन बार्क ही होगा जो इस तरह की एडवाइजरी जारी करेगा या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट होगा? जी हाँ, यदि स्वदेशी नाभिकीय तकनीक को आगे बढ़ाना है, इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यदि प्रमोट करनी है, तो इसमें फिर मदद करता है IGCAR। याद रखिएगा, हमारे भारत में यदि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, हमारे इंडिया में कहीं पर भी यदि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है, तो आगे बढ़कर एडवाइजरी जारी करती है नो डाउट परमाणु ऊर्जा विभाग, और परमाणु ऊर्जा विभाग के गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करेगा IGCAR। मतलब IGCAR क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब स्वदेशी नाभिकीय तकनीक को विकसित कराने वाली हेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी IGCAR, और विदेशी सहयोग को कौन हो जाएगा? बार्क। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात, सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यहां कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी प्रीलिम्स के। काफी सारी चीजों की मालूमात आपको है, लेकिन कुछ चीजों की एग्जैक्टली आपको पर्टिकुलर नॉलेज हो जाए या बिल्कुल बी स्पेसिफिक आप उसे समझ पाए, तो ये डायग्राम मैंने बनाया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मैंने आपको सबसे शुरुआत में यही चीज समझाने की कोशिश की, और मैं फिर से यही चीज आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ध्यान से देखिएगा कि बार्क का काम क्या है। सो नो डाउट बार्क का काम है कि फॉरेन हेल्प से, विदेशी सहयोग से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या चीज है? अच्छे से देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नॉलेजेबल पोर्शन जो आपने याद रखना है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, बस ये चीज बताना पूरी दुनिया को। रियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास में ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। बस यही चीज में हम महारत हासिल किए हैं, ये दुनिया को बताना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, जिससे हमने रियल में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कराई, लेकिन हाँ हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। मतलब हमारे पास में यदि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? आप सब जानते हैं, अप्सरा। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कराई। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने उसको एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पर्पस के लिए रखा था कि हमारे पास सिर्फ ये टेक्नोलॉजी है। तो अप्सरा को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? फ्यूल लगा होगा, नो डाउट। न्यूट्रॉन एटम से निकाला होगा तो साइक्लोट्रॉन लगा होगा। फिर उसके बाद में कूलिंग एजेंट लगा होगा, नो डाउट मॉडरेटर लगा होगा, नो डाउट कंट्रोलर रॉड लगी होंगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी मिलाकर ही बना अप्सरा। तो याद रखिएगा, अप्सरा इंडिया का फर्स्ट, मतलब यदि मैं इसको शुद्ध हिंदी में लिखूं तो भारत का प्रथम या इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। कौन सा? नो डाउट अप्सरा। लेकिन भारत का प्रथम कैसा न्यूक्लियर रिएक्टर है? एक्सपेरिमेंटल। मतलब इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है बेटा जी? याद रखिएगा, अप्सरा। और अप्सरा जो है सिर्फ 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ही उत्पादित कर सकता था, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है। किसके सहयोग से बना था? आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटेन के सहयोग से। दरअसल में हमने किसको डिजाइन किया? अप्सरा को डिजाइन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटेन का सहयोग इंडिया की किस हेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया होगा? नो डाउट किसने दिया होगा? बार्क ने दिया होगा। तो ये आपको बेसिक सी चीजें जो है वो याद रखनी है। तो अब से अगर कोई पूछे कि अप्सरा जो है इसको बनाया गया था या अप्सरा कब बनकर तैयार हुआ? आंसर है 4 अगस्त 1956। अगर मैं आपसे पूछूं अप्सरा को बनवाने में किस देश ने हमारी हेल्प की है? आंसर है ब्रिटेन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पे। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
साइरस का जब हम फुल फॉर्म देखते हैं तो हम पाते हैं कि साइरस के फुल फॉर्म में कहीं ना कहीं वर्ड आता है कनाडा, मतलब सी। कनाडा के हेल्प से ही बार्क ने दरअसल में बनाया था, किसको बनाया था, अच्छे से देख लीजिए, उस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया था जिसको 2010 में हमको बंद करना पड़ा था। जी हाँ, साइरस को स्टार्टिंग कब करी, 1960। साइरस बंद कब हो गया, 2010। लेकिन साइरस जो इंडिया में बन पाया, या इंडिया में साइरस ने जो भी 60 से 2010 के बीच में काम किया, लगभग 50 साल, वो कनाडा की हेल्प से। इसी तरह से और भी ये जर्लिना, पूर्णिमा और ध्रुव, और ये उनकी रिस्पेक्टेबल डेट लिखी है कि कब से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कि कभी भी बाहर से यदि कोई आता और कहता कि क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो हम हमेशा इन्हीं को दिखाते थे कि जी हमारे पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी पे, हालांकि पूछा गया है कि जर्लिना, पूर्णिमा और ध्रुव, याद रखिएगा ये क्या है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो जितने भी रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, याद रखिएगा, स्पेशली इनमें से शुरुआत के दो ये बार्क ने स्टेबल किए थे फॉरेन हेल्प से। लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे कि इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कौन प्रमोट करता है, मतलब स्वदेशी नाभिकीय तकनीक को बढ़ावा कौन देता है, आंसर है 1971 में बना, ये प्रीलिम्स का आपके लिए क्वेश्चन हो गया, IGCAR, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है बेटा जी, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये भी IGCAR भी न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या करती है, प्रमोट कराती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में दो टाइप होते हैं, पहला हो गया रिसर्च रिएक्टर और दूसरा कौन सा हो गया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग। आप खुद देख लीजिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको हम कहते हैं कामिनी। और कामिनी दरअसल में एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको हम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं FBNR, याद रखिएगा। तो कामिनी वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका मेन एम एक्सपेरिमेंट था। और एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ क्या था, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि केरल में एक मोनोजाइट रेत होती है। जी हाँ, उसी मोनोजाइट रेत से फ्यूल क्या निकलता है, थोरियम। तो थोरियम को उपयोग करने वाला या थोरियम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करने वाला एकमात्र जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कामिनी है। तो ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको जल्दी से जो चीज बता रहा हूं उसको जल्दी से आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर उसे कहते हैं जिसमें मंदक यूज नहीं होता है। मतलब जिसमें क्या यूज होता है, मंदक तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, मतलब वो हैवी वाटर और कार्बन का चूर्ण। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम कूलिंग एजेंट यूज करते हैं, मतलब शीतलक यूज करते हैं। और वो कूलिंग एजेंट या शीतलक जो यूज करते हैं, इसे आपको याद रखना होगा लिक्विफाई सोडियम, मतलब गलित सोडियम। तो गलित सोडियम को हम यूज करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट के रूप में। तो आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, तो आपको ये दो स्टेटमेंट बोलने की, जिसमें मॉडरेटर नहीं होता है और कूलिंग एजेंट के रूप में गलित सोडियम हम यूज करते हैं। तो इस तरह से IGCAR ने कामिनी को बनवाने में भी दरअसल में हेल्प करी है, जो कि एक इंडिजीनियस है, लेकिन आप खुद देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर में काउंट होता है। और अगर मैं बात करूं कि कलपक्कम तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहा है, उसको बनवाने में भी रियल मायने में IGCAR का रोल है। मतलब कुल मिलाकर वही जो बात मैंने पहले बोली, एक बार मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं, आप उसको जरूर याद रखिएगा कि अगर फॉरेन हेल्प से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट होनी है इंडिया में तो बार्क आगे आएगा, और अगर इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट होनी है तो पूरी गाइडलाइन IGCAR जारी करेगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए चलते हैं आगे। अब जो मेन चीज मेरे को यहां समझानी थी आपको, और ये चीज आप जितना अच्छे तरीके से समझ जाएंगे उतना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। सामने आप स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं, जैसे तारापुर एटॉमिक रिसर्च, तारापुर एटॉमिक एनर्जी
स्टेशन या प्लांट, दरअसल में ये वो जगह है जो कहां पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नो डाउट तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में आप बताइए क्या हो रहा होगा, ईंधन मतलब यूरेनियम जो है वो किससे हिट हो रहा होगा बेटा जी, न्यूट्रॉन से। और क्या मिल रही होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। और इस न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए ही हम पानी की क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं। मतलब पानी की क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं। और फिर इस वेपर की सहायता से कौन सी चीज घूमती है बेटा जी, टरबाइन घूमती है। और याद रखिएगा जब टरबाइन घूमती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कौन सी चीज चल पड़ता है, जनरेटर चल पड़ता है। और जनरेटर चल पड़ता है इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। मतलब जो आप ये रियल साइट देख रहे हैं, जो ये रियल स्टेशन देख रहे हैं, जो ये रियल प्लांट देख रहे हैं, याद रखिएगा ये किसको आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर रियल में न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग संबंधित राज्य या आसपास की जगह करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बार्क जो है वो याद रखिएगा इन न्यूक्लियर रिएक्टर को भी प्रमोट कराता है, एनर्जी वाले। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा जो पहला वाला है मतलब तारापुर, यही सबसे पहला, सबसे प्रथम पावर स्टेशन है, मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यही जनरेट करता है, मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी भी जरा जल्दी से बता दीजिए कौन जनरेट करता है, नो डाउट तारापुर परमाणु बिजली घर। तो जो सबसे पहला परमाणु बिजली घर है वही दरअसल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इसके बाद आते हैं राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नो डाउट नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान कहां पर है, राजस्थान पे, लेकिन अब इसका नाम हो गया रावत भाटा। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित होगा, राजस्थान में। और ये निश्चित रूप में राजस्थान और उससे संबंधित आसपास के इलाकों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहा होगा। अब तीसरे नंबर पर मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास और उसके आसपास के रीजन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहा होगा। सबसे काम की बात, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यूपी को तो जाती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी जाती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि नरोरा परमाणु बिजली घर से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी तरह से जितना भी जरूरत होता है वो पूरी होती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है एटॉमिक वाली वो कहाँ को भी सेंड की जाती है, दिल्ली मतलब केंद्र शासित प्रदेश को भी भेजी जाती है। तो मतलब कहने का कि ये जो जगह आपको दिख रही है, जो साइट आपको दिख रही है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और ये रियल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो सच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल जो केवल नाम के लिए है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और दूसरे रियल वर्कर जिनसे असल मायने में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब सबसे काम की बात, लास्ट में जो नंबर 5, 6 और 7 आप देख रहे हैं ये आपके प्रीलिम्स के वन लाइनर फैक्ट हैं। इनको आप जितना आसानी से सामने देख लोगे, जितना आराम से आप इनको याद कर लोगे, ये आपके लिए उतने ज्यादा फायदेमंद होंगे। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि काकरा पारा, इधर थोड़ा सा चेंज करेंगे, काकरा पारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो निश्चित रूप में कहाँ पर है, वो गुजरात में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैगा एटॉमिक्स जो सेंटर है वो कहाँ पर है, आंसर है कर्नाटका। और सबसे लास्ट में कुडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ पर स्थापित है, तमिलनाडु। तो ये आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है। चलिए इसके बाद अब हम डिटेल करते हैं
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को सेपरेटली। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को शॉर्ट में जरा देख लेते हैं कि कितनी चीजें हमको आती हैं या कौन कौन सी नई चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। चलिए याद रखिएगा, मेंस में भी ये क्वेश्चन सीधा सीधा अगर कभी आएगा तो 5 मार्कर में आएगा कि एक्सप्लेन अबाउट भाभा एटॉमिक सेंटर। तो आपको ज्यादातर चीजें तो पता है क्योंकि अपन ने काफी सारी चीजें पहले ही पढ़ ली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का लोगो है और ये वो साइट है जहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो अब शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चनों से जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत कब हुई है, पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो शुरुआत है वो कब हुई है, ये अपन ने कल देखा था। एक बार फिर से आप जरा देख लीजिए, 3 जनवरी 1954। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 3 जनवरी 1954। और मैंने कल आपको बताया था, याद करिए कि 3 अगस्त 1954 मतलब लगभग 4 से 5 महीने के बाद एक चीज बनती है जिसको आप कहते हैं क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। याद रखिएगा, सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी 54 में बना था और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कब बना था, 54 में। लेकिन डेट थोड़ा सा आप देखिए कि डिपार्टमेंट बन रहा है 3 अगस्त में और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बना है, 3 जनवरी। याद रहेगा ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यदि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो बहुत से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी को यही पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को स्टार्टिंग में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं बोलते थे। उसका रियल में जब 3 जनवरी 1954 को वो स्टेबल हुआ है तब उसको ये बोला जाता था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, या जिसको शॉर्ट में कहते हैं एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, मतलब AEI। और कुछ किताबों में, स्पेशली फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स में, इसका नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉम्बे, मतलब इसी को AEI को शॉर्ट में AEET भी बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूं सिंपल सी चीज, परमाणु ऊर्जा संस्थान। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संस्थान दरअसल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का क्या है, रियल जो है वो नेम है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था, परमाणु ऊर्जा संस्थान। कब बना है अच्छे से देख लीजिए, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, 3 जनवरी 1954। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि किस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के नाम इसे कब किया है। तो अच्छे से देख लीजिए, देश के नाम या डेडिकेटेड टू नेशन, किसको, बार्क को, जिसको स्टार्टिंग में AEI बोलते थे, 20 जनवरी 1957। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि स्टार्टिंग कब हुई और डेडिकेटेड टू नेशन PM ने कब किया। आंसर है 20 जनवरी 1957। अब इसके बाद जो आगे की चीजें हैं वो तो अपन पहले ही कवर कर चुके थे कि AEI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, नो डाउट मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस डिपार्टमेंट के अंडर में अब ये फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, तो नो डाउट जिस डिपार्टमेंट के अंडर में फंक्शनिंग परफॉर्म करता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो कब बनेगा, सोचिए, इंस्टीट्यूट पहले बन चुका है और उस पर कंट्रोल रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन 5 से 6 महीने बाद बन रही है। तो ये भी मेन चीज है जिसको आप याद रखेंगे। जिस पॉइंट को मैंने आपको अब भी समझाया, यही है वो पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको याद रखना है कि पंडित नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को क्या समर्पित किया था। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करने की जवाबदारी हमने शुरुआत में 1945 में किसको दी थी, याद रखिएगा, TIFR को दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाली 3 साल तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया। तो कुछ समय बाद फिर हमने क्या काम किया कि TIFR जो है, जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को स्टार्टअप दिया हिंदुस्तान में, हमने इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया। मतलब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
एजुकेशन कराएगा, मतलब किसी को यदि फिजिक्स, यदि किसी को केमिस्ट्री, यदि किसी को मैथ्स, यदि किसी को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आकर TIFR में आकर वो बंदा पढ़ सकता है, एजुकेशन ले सकता है और वर्तमान समय में सबसे बेहतर वैज्ञानिक बनाने के लिए ये संस्थान लगातार कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो मैं आपको सबसे काम की बात बताता हूँ, इसको आप जरूर याद रखिएगा। TIFR वो हेड ऑर्गेनाइजेशन है या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसने हमको दिया था साल 1930 में, जिनको आपने शायद सुना होगा नोबेल प्राइज मिला होगा, मतलब नोबेल प्राइज पाने वाला सबसे पहला भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन। जी हाँ, वही CV रमन जिनको रमन प्रभाव के लिए सबसे पहली बार साल 1930 में क्या मिला था बेटा जी, नोबेल प्राइज मिला था। वही CV रमन जो हैं TIFR के पढ़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं और आगे की तो एक बंदा है जिसका नाम आप जानते हैं, डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना। 1968 में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। सो डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना, इनको भी दरअसल में जो नोबेल प्राइज मिला है आर्टिफिशियल जीन के लिए या कृत्रिम जीन को दरअसल में इन्होंने खोजा था। और ये चीज जो इनको मिली थी कहीं न कहीं TIFR से इनका भी रिलेशन है, मतलब TIFR के सानिध्य में रहकर या पढ़कर इन्होंने इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पर मकाम पाया। तो मैं आपको ये कह रहा था कि TIFR के बाद अब हिंदुस्तान में कौन सी वो हेड ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी। जी हाँ, ये वही डेट है जिस डेट को पंडित नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को पूरे भारत को समर्पित करते हुए कहा कि अब TIFR के कंधों की जवाबदारी हम AEI के ऊपर डालते हैं। सबसे काम की और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉमेनक्लेचर ऑफ बार्क, मतलब बार्क का नामकरण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर जो हुआ है बार्क का वो ऐसे हुआ है कि उसके पीछे एक थोड़ी सी राम कहानी है। हालांकि वो चीज़ एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता दी। जैसे मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए बताइए जरा, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु ऊर्जा संस्थान, और याद रखिएगा आजकल संस्थान से बेहतर वर्ड यूज होने वाला है प्रतिष्ठान, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नो डाउट आप में से कई लोग बोलेंगे 3 जनवरी 1954। कहाँ पर हेड ऑफिस है इसका? मुंबई। मुंबई में कहाँ पर? ट्रॉम्बे में। और इसी के कंधों पर TIFR की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। लेकिन अच्छे से सुनिएगा, अब हुआ क्या है, 54 से कंटिन्यूअस ये एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर डेट जो है 24 जनवरी 1966, जिस बंदे ने AEI को बनाया था या जिस बंदे के कारण AEI बना, उसका एरोप्लेन क्रैश में सडन क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और जैसी एरोप्लेन क्रैश में डेथ होगी 1966 में, तो अगले साल जो प्रधानमंत्री हैं, अच्छे से देख लीजिए, अगला साल मतलब नेक्स्ट ईयर 1967, और डेट आपको याद रखना है, 12 का जस्ट हाफ कर देना है, 24 का हाफ कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 1967 को उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं ने यहाँ का दौरा किया, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का दौरा किया, और उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसने बनवाया था या किसके कारण बना था? डॉक्टर भाभा के कारण बना था। तो डॉक्टर भाभा को ही श्रद्धांजलि देते हुए या डॉक्टर भाभा के ही सम्मान में उन्होंने AEI का नया नाम जो है इस पर्टिकुलर डेट से 12 जनवरी 1967 से क्या कर दिया बेटा जी? BARC कर दिया, मतलब बार्क कर दिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बार्क का नॉमेनक्लेचर कब हुआ है, बार्क नामकरण कब हुआ है, तो आंसर है 12 जनवरी 1967। लेकिन यदि कोई पूछे कि क्या बार्क पहले से काम कर रहा है, तो बिल्कुल, तो बार्क कब से काम कर रहा है? 3 जनवरी 1954। मतलब हिंदुस्तान में जब किस चीज़ की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, किसकी शुरुआत हुई? भारत के सबसे बड़े अवार्ड, तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या हो जाता है? भारत रत्न देने के परंपरा की शुरुआत होती है 1954 से। उसी साल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट भी ड्रॉ होता है।
अब एक सबसे काम की चीज जो मेरे को पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अपन यहाँ इसको क्लियर कर लेते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, या जिसे हम कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, अच्छे से देख लीजिए, ब्रिटेन की हेल्प से किस सेंटर में बना था? नो डाउट बार्क में बनाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरेन कोऑपरेशन से दरअसल में जो चीज भी हिंदुस्तान में बनेगी तो वो कौन सा सेंटर होगा? बार्क। और बार्क में ही दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से दो साइंटिस्ट? द फर्स्ट वन इज राजा रमन्ना। तो राजा रमन्ना जो है, इनका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है अप्सरा को ड्रॉ करने में और 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर भाभा को ड्रॉ करने में। इसी आधार पर डॉक्टर राजा रमन्ना को हम कहते हैं, क्योंकि अप्सरा जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो डॉक्टर राजा रमन्ना ने बनाया था, या उन्हीं के कारण बार्क सेंटर में वो बन पाया था। इसलिए भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का पिता, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया, तो भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का पिता, जरा जल्दी से बताइए किसे कहते हैं? सो नो डाउट हम कहते हैं डॉक्टर राजा रमन्ना को। याद रखिएगा ये चीज। और यदि मैं बात करूं डॉक्टर भाभा की, तो डॉक्टर भाभा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या बनाया था इंडिया के लिए? एटम बॉम्ब बनाया था। इसलिए डॉक्टर भाभा को हम क्या कहते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई भी थी, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता। किसको कहते हैं? डॉक्टर भाभा को। कहने का मतलब यह है कि बार्क सेंटर में ही अप्सरा बनकर तैयार होता है इन दो लीडर साइंटिस्टों की देखरेख में। और इसके बाद बार्क सेंटर अप्सरा के बाद साइरस को भी बनाएगा, ध्रुव को भी बनाएगा और इनको भी बनाता है। जब यहां तक पहुंचे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपन छोड़ नहीं सकते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ बार्क, मतलब बार्क का जो मेन काम है या बार्क का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी का दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक तो लोगों को मारने के लिए, जैसे हम एटम बम बनाएं, इसको मैंने आपको बताया था, इसे डिस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं, विनाशात्मक प्रक्रम कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी जो निकल रही है उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाकर लोगों का घर हम रोशन कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं दरअसल में पीसफुल फेज या पीसफुल यूज। बिल्कुल वही कि नाभिकीय ऊर्जा के शांतिमय उपयोग को, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर प्रमोट करना बार्क का मेन एम है। मतलब बार्क जो है वो किस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है? निश्चित रूप में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हिंदुस्तान में हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि उनका दरअसल में डिजाइन कैसा होगा, उनके दरअसल में रिसर्च का लेवल कैसा होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सभी बार्क करता है। अब एक सबसे काम की चीज ये है कि बार्क का एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के अलावा इनको बनाना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, कोबाल्ट 60, गोल्ड 198, सोडियम 24, आर्सेनिक 74, दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मतलब हिंदी में हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं रेडियोधर्मी समस्थानिक। और रेडियोधर्मी समस्थानिक ही दरअसल में बनते हैं, किस चीज के जरिए बनते हैं? बार्क सेंटर में ट्रेशर टेक्निक के जरिए बनते हैं। अब ये ट्रेशर टेक्निक क्या है? ये मेंस का 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हमको कोबाल्ट 60 को बनाना है, तो कोबाल्ट जो है वो एक स्टेबल एलिमेंट है, याद रखिएगा, एक स्थायी तत्व है। और इस स्थायी तत्व को, इस स्टेबल एलिमेंट को, इसी तरह से गोल्ड भी स्टेबल एलिमेंट है, सोडियम भी स्टेबल एलिमेंट है, आर्सेनिक भी स्टेबल एलिमेंट है, इसको हम इनके कांटेक्ट में लाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में लाते हैं। तो यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मतलब क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम में से कौन से रेडिएशन निकलेंगे? अल्फा। यूरेनियम में से कौन से रेडिएशन निकलेंगे? बीटा। यूरेनियम में से कौन से रेडिएशन निकलेंगे? गामा। इसको कहते हैं अपन हिंदी में अस्थायी तत्व। मतलब दोज एलिमेंट हु स्पॉन्टेनियसली एमिट दिस टाइप ऑफ रेडिएशन, वो कहलाएंगे अनस्टेबल एलिमेंट या अस्थायी तत्व। तो अस्थायी तत्वों के कांटेक्ट में जब स्टेबल एलिमेंट को रखा जाता है, तो ये स्टेबल एलिमेंट भी जैसे कोबाल्ट 60 भी
अपने अंदर इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली इमिट करने लगते हैं। तो इस तरह से ये मेन चीज आपको ये जो याद रखनी है कि स्टेबल एलिमेंट को अनस्टेबल एलिमेंट के कांटेक्ट में लाकर हम उन्हें भी अनस्टेबल बना सकते हैं, और यही टेक्निक कहलाती है ट्रेशर टेक्निक। मतलब ट्रेशर टेक्निक के जरिए या ट्रेशर टेक्निक के जरिए हम रेडियोधर्मी समस्थानिक बनाते हैं, और ये रेडियोधर्मी समस्थानिक बनाने का काम कहाँ पर होता है बेटा जी? बार्क में होता है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब आपसे यदि कोई पूछे कि ये कोबाल्ट 60 जो है इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो है इनका मेन काम क्या है, या गोल्ड 198 का मेन फंक्शन क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मैं जरा जल्दी से आपको क्लियर करा दूं। जैसे आपके फादर के टाइम पे आपकी फैमिली में यदि किसी को कैंसर हुआ होगा, हालांकि ऐसा कभी ना हो मालिक चाहे, लेकिन केवल समझाने के तरीके से बता रहा हूं कि यदि 1960 या 1970 मतलब 60 और 70 के दशक में यदि किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ होगा, तो नो डाउट डॉक्टरों ने क्या किया होगा, कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन से उन कैंसर सेल को ट्रीट किया होगा, या कैंसर सेल को घोला होगा, या कैंसर सेल को समाप्त किया होगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, गामा रेडिएशन के जरिए या गामा विकिरणों के जरिए यदि हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं या कैंसर सेल को घोलते हैं, इसी को मेडिकल साइंस में हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेडियोथेरेपी। लेकिन आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सर ये रेडियोथेरेपी नहीं कीमोथेरेपी है। स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रॉन्ग, गलत डाला गया है। रेडियोथेरेपी का मतलब आप जो सामने देख रहे हैं कि गामा रेडिएशन की हेल्प से कैंसर सेल को घोलना, दिस इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। और कीमोथेरेपी का मतलब होता है दवाओं के जरिए चिकित्सा हासिल करना। मतलब यदि कोई पर्सन कैंसर से ग्रसित है, जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, आपने सुना होगा, 2 महीने के अंदर बंदा रिकवर होकर आ गया। कैसे रिकवर होकर आ गया? सबसे पहले उसने रेडियोथेरेपी ली होगी, मतलब कोबाल्ट 60 के रेडिएशन, गामा रेडिएशन ने कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, और फिर उसके बाद मेडिसिन की जरूरत पड़ी होगी। तो कैंसर के इलाज में ये 2 मेडिसिन सबसे कॉमन चलती हैं, आपको ये याद रखनी है, ये प्रीलिम्स पूछता भी है, सिस्प्लैटिन और दूसरी मेडिसिन होती है टेक्सोल। याद रखिएगा। और टेक्सोल तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है जो फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मतलब यदि आप दवाओं के जरिए ट्रीटमेंट लेते हो तो दिस इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी, और यदि आप रेडिएशन के जरिए कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हो तो ये रेडियोथेरेपी कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आज आपको या आज हमको यदि किसी तरह का कोई कैंसर या ट्यूमर हो जाए, तो क्या आज भी कोबाल्ट 60 ही यूज करेंगे या उसी के गामा रेडिएशन से कैंसर सेल घोली जाएंगी? ना जी ना। आज यदि हमारे फैमिली मेंबर में किसी को भी यदि कैंसर की प्रॉब्लम होती है, तो आज हम कोबाल्ट 60 यूज ना करके एज अ मॉडर्न टाइम पे गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन लेते हैं। और गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन से ज्यादा पेटेंट हैं, ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे हैं। यदि कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन 10 दिन में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन 7 दिन में ही कैंसर सेल को घोलकर रख देते हैं। मतलब ज्यादा इफिकेसी है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में कैंसर सेल को घोलने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आंसर है गोल्ड 198। तो याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198 इन दोनों का उपयोग हम करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुंचे तो एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े जो एक्ट्रेस या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, यदि वे कैंसर से ग्रसित होंगे तो ना तो कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन यूज करेंगे, ना तो गोल्ड 198 के गामा रेडिएशन यूज करेंगे। यूज किया जाएगा एक इनर्ट गैस जो अक्रिय गैस है, जो गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, नाम है रेडॉन गैस। तो याद रखिएगा, रेडॉन, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्सी से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक 54 है, और ये जो है अक्रिय गैस होने के साथ साथ में, इनर्ट गैस होने के साथ साथ में, ये दरअसल में एक रेडियो एक्टिव
एक्टिव एलिमेंट के जैसे भी फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब इससे भी निकलते हैं गामा रेडिएशन, और इसके निकले गामा रेडिएशन से कैंसर सेल 3 से 4 दिन में ही सॉल्युबल हो जाते हैं। मतलब रेडियोथेरेपी में सबसे बेहतर गामा रेडिएशन जिनसे जल्दी रिकवर हो सकता है पेशेंट, वो है रेडॉन गैस। याद रखिएगा ये चीज। इसके बाद सोडियम 24 की यदि हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आए डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आपके धमनी में कहीं क्लॉट बन गया है, पता लगाना है कि कैसे। पेशेंट को बस सोडियम 24 खिला दीजिए, सोडियम 24 ब्लड स्ट्रीम में आएगा, कुछ समय बाद आपको सीधे वहीं मिलेगा जहां पर वो क्लॉट है। और जैसे ही पेशेंट को अगर हम सीटी स्कैन या एमआरआई या एक्सरे के सामने लाएंगे तो जिस जगह पर हमको सोडियम 24 एक्युमुलेट मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित दिक्कत उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो इस तरह से डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम 24 का। और अब अगर मैं आपसे पूछूं, जिस क्वेश्चन ने सबसे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन रोका है, स्पेशली फॉर द छोटे मोटे एग्जाम व्यापम की अगर बात करूं, आर्सेनिक 74, तो याद रखिएगा आर्सेनिक 74 से कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप से कैंसर की पहचान की जाती है। और पहचान को ही छोटे मोटे एग्जाम बोलते हैं संसूचन। तो आइडेंटिफिकेशन या संसूचन के लिए जरा जल्दी से देख लीजिए आप, किस रेडियोएक्टिव आइसोटोप को हम यूज करते हैं, आंसर है आर्सेनिक 74। इसी तरह से एक आयोडीन 131 भी होता है जो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाता है। इसी तरह से Fe59 होता है जो एनीमिया के केस में हमको क्लियर कराता है इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। अब हम मेडिकल फील्ड का ज़्यादा नहीं जाते हैं, जो सिलेक्टेड कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। एक चीज़ बस लास्ट में आपको याद रखना है, जो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं जो ट्रेसर टेक्निक के जरिए बनते हैं, सब बार्क सेंटर में ही बनते हैं।